हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम हिंदी में पाठ पढ़ रहे थे इस जल प्रलय में कि किस प्रकार लेखक बाढ़ के दृश्य का वर्णन करता है कि किस प्रकार उसने बाढ़ को अपनी आंखों से देखा कि क्या हाल हो जाता है, किस तरह से लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वह अपने सामान को इधर उधर पहुंचाने में लगते हैं और कई प्रकार की तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उसी के आगे पढ़ेंगे कि पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी और ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोगों को किसी भी क्षण टटकार कर हम पर हंस सकते हैं। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया तो देखो कि वहाँ पर खड़े हुए लोग कभी भी हम पर हंस सकते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे से डर साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो घोल करके मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल, यानी कि यही मौका है कि अभी इनकम टैक्स वालों को, काले बाजारियों वालों को, जो गलत काम करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, उनके घर पर अभी छापा मारना चाहिए ताकि सारी चीज़ें, सारी हकीकत सामने आ जाए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगज़ीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाले कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा कि क्या पता कल क्या होगा, कल कौन कितने पानी में डूबा हुआ रहेगा, क्योंकि बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल रहा था। तो दूसरा मित्र कहता है कि जो कम पानी में रहेगा वह दूसरे मित्र की सुध पूछेगा, यानी कि उसके हालचाल पूछेगा, उसकी खबर लेगा कि वह कैसा है। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जब लेखक फ्लैट में पहुंचा तो जनसंपर्क वाली जो गाड़ी थी वह राजेंद्र नगर में पहुंच चुकी थी और वह लाउड स्पीकर के साथ, यानी कि माइक में कुछ कहती हुई। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारत से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है, यानी कि वहाँ से जब वो लाउड स्पीकर में बोलता है तो वह आवाज़ें आसपास के बंगलों से टकराकर एक ही आवाज़ 4-4 बार रिपीट होती है। वह आवाज़ें वहाँ गूंजने लगती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है। भाइयों भाइयों भाइयों, ऐसा महसूस होता है या ऐसा सुनाई देता है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठाता है। सुन मेरे बंधुरे, ए न सुन मोरे मितवा वावा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर लाउड स्पीकर वाली गाड़ी से आवाज़ आने लगी कि भाइयों ध्यान से सुनो, शायद रात्रि 12 बजे तक का बाढ़ का पानी कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, अतः आप लोग सावधान हो जाएं
और वह गाड़ी सभी को सावधान करने की चेतावनी देती रही। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाली है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ तो नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता है। लेखक की पत्नी कहती है कि शायद ख़त्म होने वाली है गैस की टंकी, लेकिन क्या करें, सिलेंडर में कोई ऐसा मीटर तो लगा नहीं होता जिससे हमें यह ज्ञात हो जाए कि टंकी कितनी चलेगी या कब ख़त्म होने वाली है। लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल है। वह बता रही है कि 1 या 2 दिन में टंकी ख़त्म हो जाएगी और स्टोव है, कोयला है, मगर केरोसिन एक बोतल ही है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमकेगी, मैंने कहा। और लेखक कहता है, लेखक ने अपनी पत्नी से भी यही जवाब दिया कि बाढ़ का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है, क्योंकि बाढ़ के भी कोई मीटर वीटर तो लगता नहीं है, न जाने कब कहाँ कितनी ज़ोर से आ धमके। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर में गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। यानी कि लेखक के फ्लैट के नीचे वाले कमरे में ही, नीचे वाले दुकान में ही एक आदमी ने इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था और उसे जला दिया, जिसका धुआं लेखक के घर तक पहुंचा। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मोहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर में पहुंच जाएगा। अब लेखक अंदाज़ा लगा रहा है कि 1-1:30 बजे तक शायद पानी राजेंद्र नगर तक आ जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद नहीं आएगी भी। नहीं, कंपोज को टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत, नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी तक पूर्णिया अब कटिहार जिला है के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ बादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा और हमने कहा, वहाँ चलकर ज़रा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। बादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ पर हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। यानी कि बाढ़ आने के कारण आसपास के क्षेत्र में लोग इधर उधर पनाह लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सभी इंसान, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब इधर उधर हो जाते हैं। बादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, यानी कि पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तालाबों में भी घाव हो जाते हैं, की दवा, दियासलाई और डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दियासलाई की मांग होती थी। यानी कि बाढ़ आने पानी की वजह से पाँव में घाव हो जाते हैं, तो उसके लिए दवाई और दियासलाई ज़रूरी है, ऐसा कहा गया। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना का एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव में कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर
कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया, यानी कि बाढ़ में फंसे लोगों को अलग अस्पताल में और किनारों पर लाना था, और एक नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी था। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं। और डॉक्टर साहब चिल्लाने लगे कि नाव में कुत्ता नहीं बैठेगा, कुत्ता नहीं बैठेगा, कुकुर को भगाओ, यानी कि कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। और वह नौजवान भी उस नाव से पानी में उतर गया और कहने लगा, अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा कुत्ता जाएगा तो ही मैं भी जाऊंगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा कि एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है और बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह दानी है। घरनी यानी दानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला यानी पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा और धड़धिक चेक चकदुम 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 की आवाज़ें आने लगी। कि इस प्रकार कुत्ता भी समझता था कि जब उस आदमी ने कहा कि अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा, और कुत्ते का कहना भी था, कुत्ते की भावना भी थी कि जब तक मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। इसके आगे का पाठ कल पढ़ेंगे।